हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग सेक्टर में लगातार न्यूज़ फ्लो आ रही है और अच्छी खबरें तो कोई आ नहीं रही है, बुरी खबरें ही आ रही हैं। आपने 4 बैंकों के बारे में सुन लिया जो या तो डिफ़ॉल्ट कर गए या डिफ़ॉल्ट के कगार तक पहुंच गए, और अब एक नया नाम जुड़ गया है। आप सब ने डॉइचे बैंक के बारे में सुना होगा। तो ये सब सुन के और पढ़ के लोगों के मन में कई तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये क्या डॉइचे बैंक भी डूबने वाला है? दूसरी चीज़, अगर वो डूबता है तो क्या होगा? तीसरी चीज़ कि डॉइचे बैंक और क्रेडिट स्विस में कितनी सिमिलैरिटी है और कितने डिफरेंसेस हैं, और क्या दोनों के प्रॉब्लम्स के सेम रीजंस हैं? और चौथा, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इसके डिफ़ॉल्ट करने की खबरें आने लगी? क्या इसने किसी तरीके के बॉन्ड को डिफ़ॉल्ट किया है? क्या इंटरेस्ट पे नहीं किया है? क्या प्रॉफिट्स इनके कम हो गए हैं? क्या इनको बॉन्ड लॉसेस हो गए? ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन अचानक से ये पैनिक क्यों आ गया? तो इन सभी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम डॉइचे बैंक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है। यूरोप के जो टॉप मोस्ट बैंक्स में आता है, चौथे नंबर पर इसके साइज को माना जाता है, और ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है, न सिर्फ जर्मनी, न सिर्फ यूरोप, पर पूरे दुनिया में। और अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो इसके पास 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के एसेट हैं और 880 बिलियन यूएस डॉलर्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं। तो अगर मैं आपको इसके साइज का एक अंदाजा देने की कोशिश करूं तो जेपी मॉर्गन चेज यूएस का सबसे बड़ा बैंक है। जर्मनी के रेफरेंस में अगर हम देखें तो उसका दोगुना साइज का वो जर्मनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट ये बैंक है। और अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, ये एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। लास्ट ईयर इसने 6 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट पोस्ट किया था और 2009 के बाद ये हाईएस्ट प्रॉफिट इसने पोस्ट किया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ तो ठीक लग रहा है, तो प्रॉब्लम आखिर कहाँ है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो ये सब की शुरुआत कब होती है? फ्राइडे के दिन होती है। फ्राइडे को अचानक इसके स्टॉक्स में जो है काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। एक समय पर ये 14% डाउन था, लेकिन फिर थोड़ी उसमें रिकवरी देखने को मिलती है। 8% के आसपास ये स्टॉक क्लोज होता है डाउन। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम जर्मनी के दूसरे बैंक्स देखें, कॉमर्शियल बैंक्स जो है, उसके भी स्टॉक्स को करीब 6% डाउन थे। फ्रांस का अगर हम सोसाइट जनरली की बात करें तो वो भी 6% डाउन था। और इसी तरीके से यूके का स्टैंचार्ट भी करीब 5 से 6% डाउन था। और पूरा यूरोप जो है एक तरीके से रेड था और पूरा के पूरा पैनिक फैला हुआ था, और वो पैनिक जो है इंडियन मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई डिफॉल्ट नहीं था, कोई लॉस की न्यूज़ नहीं थी, कोई बॉन्ड के लॉसेस की न्यूज़ नहीं थी। हुआ क्या था कि जो CDS होते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, उनका जो है रेट बढ़ गया था। उनमें करीब 2.2% का बढ़त हो गई थी। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब जैसे हम अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हम हॉस्पिटल में चले जाएं, तो उस इंश्योरेंस हमें वो पे करता है। तो एक तरीके से हम अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं, कवर करते हैं। उसी तरीके से जब आप एक कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं, और बॉन्ड में जो है रिस्क होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदा, उसमें आपने 100 करोड़ रुपए लगाए। अब कंपनी अगर बॉन्ड के मैच्योरिटी पर आपको पैसा ना दे, क्यों नहीं देगी? क्योंकि हो सकता है उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, वो कंपनी बंद हो जाए, तो आपका 100 करोड़ का नुकसान होगा। साथ में जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है उसका तो नुकसान होगा ही होगा। तो बॉन्ड होल्डर जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो थोड़ा सा सेफ्टी चाहता है, तो वो क्या करता है, वो एक इंश्योरेंस खरीदता है। तो दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरी कंपनियां होती हैं, वो इंश्योरेंस बेचती हैं। वो कहती हैं कि अगर ये बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा तो हम पे करेंगे, लेकिन बदले में आपको हमको प्रीमियम देना पड़ेगा। और जब वो एक ऐसे बैंक का बॉन्ड होता है जो सेफ होता है, तो उसका प्रीमियम जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का या इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वो भी
जो है अपने इंश्योरेंस को बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और आपने देखा कि कोरोना में इतने सारे लोग बीमार पड़ गए, तो उसके बाद लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो कंपनीज ने बढ़ा दिया। और उसी तरीके से जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के प्रीमियम्स को बढ़ता जाता है। तो ये एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि बैंक में कितना रिस्क है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में करीब 2.2% की बढ़त हो गई सडनली, और ऑब्वियसली ये एक इंडिकेटर था कि रिस्क बढ़ रहा था। लेकिन कहीं पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि कहीं पर बैंक के डिफ़ॉल्ट करने के चांस हैं या बहुत बड़ी मात्रा में जो है रुपया निकाला जा रहा है। किसी भी तरीके की ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। हाँ, अंदर खाने की कोई खबर होगी तो हो सकती है वो मार्केट में नहीं आई थी। लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे चीजें शेयर करूंगा जिसकी वजह से मार्केट में इस बैंक को लेकर पैनिक आया। दूसरा जो पैनिक का कारण था, और वो इसी वजह से आया कि 81 बॉन्ड्स जो कंपनी के थे डॉयचे बैंक के, उनमें सेल ऑफ होने लगा। और 81 बैंक्स के बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना चाहिए। तो इन दो कारणों से फ्राइडे के दिन पैनिक आया। लेकिन इसके बाद कंपनी और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी जर्मनी की, उन्होंने कई सारी बातें बोली, इन्वेस्टर्स को एश्योर करने का कोशिश किया कि सब कुछ ठीक है। डॉयचे बैंक ने भी अपने फाइनेंशियल्स को पब्लिश किया और बताया कि देखिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो बैंक में, जैसे कि मैंने बताया, कि एक्चुअली वो प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। उन्होंने अपने जितने भी जो उनके यहाँ पर लोगों के पैसे हैं उनका ब्रेकअप दिखाया और हर तरीके से एश्योर करने का कोशिश किया कि बैंक सेफ है। और उसमें से कुछ स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब सिस्टम पर भरोसा उठ जाता है तो आप किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। एक और चीज़ सोचने वाली बात है कि ठीक है, आपने फाइनेंशियल्स तो शेयर दिखा दिए, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये डेटा थोड़ा लैगिंग डेटा है। जैसे कि मैंने कई स्लाइड्स को देखा, वो दिसंबर 2022 की है, तो अभी 3 महीने में क्या हुआ ये हम नहीं पता। और तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि क्रेडिट स्विस और डॉयचे बैंक में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो पहली चीज़ तो ये कि दोनों थोड़ा बदनाम बैंक हैं। क्रेडिट स्विस तो पूरी तरीके से बदनाम है और इसकी हालत जो है पिछले कई सालों से खस्ता चल रही थी। लेकिन डॉयचे बैंक ने जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। एक टाइम पर इनकी भी इमेज थोड़ी खराब थी, लेकिन 2019 के बाद बैंक ने टर्न अराउंड किया और उसके बाद से इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ। इनफैक्ट ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन गया लॉस मेकिंग से, और 2008 के बाद से जो पिछले साल इसने हाईएस्ट प्रॉफिट भी पोस्ट किया। तो जहां क्रेडिट स्विस में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स एक के बाद आई जा रही थी, उनके जो फाइनेंशियल्स भी गड़बड़ थे, तो इस बैंक में वो सिचुएशन नहीं थी। दूसरी चीज क्या थी कि क्रेडिट स्विस में अगर आप देखिए तो अचानक से वहां पे लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर लिया। अभी तक डॉयचे बैंक में ये परिस्थिति नहीं आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आ सकती। तो कंपनी ने ये क्लेम किया है कि पूरी तरीके से डिपॉजिट सेफ हैं, पैनिक का कोई कारण नहीं है। वहाँ की सरकार, सेंट्रल बैंक सब ये एश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो नतीजा हमें देखने को मिला, क्योंकि आज जो है यूरोप मार्केट्स भी अप थे, उनके बैंकिंग सेक्टर भी अप था और डॉयचे बैंक के शेयर्स में भी 3 से 4% की बढ़त हमें देखने को मिली। तो क्या अब पब्लिक कन्विंस हो गई है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप आज ठीक है शेयर के प्राइस बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल तो उसमें अभी भी गिरावट हो रही है, पैनिक की स्थिति है। और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के भी अगर आप जो वो देखिए चार्जेस देखिए, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होती हुई नहीं दिखी है। मैंने ऐसा भी पढ़ा कि डॉयचे बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को एश्योर करने के लिए अपने कुछ बॉन्ड जो कि 2028 में मैच्योर होने वाले थे, उसको प्रीपे कर दिया, जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई, हमारे पास
सब कुछ ठीक है, हमारे फाइनेंसेस जो है ऑर्डर में है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी आखिर इस बैंक में इतना पैनिक क्यों आ गया? उसकी दो बड़ी वजह है। पहली चीज़ कि ऐसा कहते हैं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि इस बैंक की 42 ट्रिलियन डॉलर्स की डेरिवेटिव्स में पोजीशंस हैं। दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से 2008 में जो डेरिवेटिव्स ने ही एक्चुअली जो क्रैश करवाया था मार्केट में, और डेरिवेटिव्स जो बनाए गए थे, कॉम्प्लेक्स एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स बनाए गए थे और इस तरीके से बनाए गए थे जो कि मेनली रियल एस्टेट के ऊपर ही थे, और इस तरीके से बनाए गए थे कि उनकी एक्चुअल रिस्क की पिक्चर को इवैल्यूएट करना लगभग नामुमकिन था। तो जब इतनी बड़ी डेरिवेटिव की पोजीशंस होती है और वो डेरिवेटिव्स हाउसिंग मार्केट और बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड होता है, जहां पे ऑलरेडी हमें टर्मोइल देखने को मिलता है, तो ये एक पैनिक क्रिएट करता है। अगर हम 42 ट्रिलियन डॉलर्स के डेरिवेटिव एसेट्स की बात करें तो ये कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड के लीडिंग बैंक्स गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन उनसे कंपेयर करेंगे तो ये फिगर छोटी है फिगर। और मैं आपके साथ एक पूरी बाकी बैंकों की भी डेरिवेटिव्स की पोजीशंस की डिटेल शेयर कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों थिंक अबाउट इट, 42 ट्रिलियन, और ठीक है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में ये फिगर छोटी हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी फिगर है। दूसरा जो रिस्क का कारण था, इनके फाइनेंशियल पूरी तरीके से ऑर्डर में है। दूसरा पैनिक का कारण क्या है कि ठीक है इनके फाइनेंशियल्स तो सारे ऑर्डर में है, एवरीथिंग इज फाइन, लुकिंग फाइन राइट नाउ, लेकिन दैट डजंट मीन कि आगे प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ध्यान रहे कि ये जो बैंक है ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक्स क्या होते हैं, और दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक ही होते हैं। तो इनकी खासियत क्या होती है कि जब आप इसमें पैसे को डिपॉजिट करते हैं, इनके पास लेके जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, डिपॉजिट के लिए, तो उसका 90% तक ये पैसे को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है हमारे बैंक्स में, लेकिन हमारे बैंक में उतने ऊपर तक नहीं जाते। इसको आप ऐसे देखिए कि बैंक के पास अपने कोई रिजर्व नहीं है, दे आर कैशलेस। उनके पास ऐसा नहीं है कि सडनली अगर लोन्स डिफॉल्ट हो गए, वहां से पैसा आ गया तो हमारे पास कुछ बफर है। उन्होंने लगभग सारा पैसा उठाकर लोन में दे दिया है। तो अगर सडनली वही प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है जो बाकी बैंक्स में आई जिन्होंने डिफॉल्ट किया, तो इसमें भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए अभी पैनिक आ जाता है और लोग अपने पैसे को विड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि बैंक ने जो पैसा था वो लोन में दे दिया और जो पैसा डिपॉजिट में पड़े थे वो लोग मांग रहे हैं। तो ये एक कैश की शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जो कि क्रेडिट स्विस में भी हुआ था। तो लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहां पर जो है बफर नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, अगर डेरिवेटिव मार्केट्स में इनको लॉस हो जाता है, अगर बॉन्ड मार्केट में इनको लॉस हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम में आ सकता है। तो अभी ये स्ट्रक्चर तो खड़ा हुआ है बैंक का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आगे भी खड़ा रहेगा, और यही पैनिक जो है इन्वेस्टर्स जिसको लेकर कर रहे हैं। अब देखिए अगर ये बैंक डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, और शायद पूरी दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट बैंक है। तो इसको डूबने तो यूरोपियंस नहीं देंगे, लेकिन इसको बचाएंगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको कोई बैंक खरीद लेगा, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि यूरोप के लोग फॉरेन बैंक्स को अपने यहाँ मर्जर एक्विजिशन करने नहीं देते हैं, और यूरोप में इससे बड़े जो हैं शायद 2 या 3 ही बैंक होंगे, और उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है कि उनके पास इतना कैश रिजर्व पड़ा है कि वो इसको एक्वायर कर लेंगे। तो अंततः जो है इसको सरकार को ही बेल आउट करना पड़ेगा, और उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है कि एक कंपनी को के साथ इसको मर्जर किया जाएगा और साथ में गवर्नमेंट जो है इसको बेल आउट करके बचाएगी। तो किसी ना किसी तरीके से तो बैंक को आप बचा लोगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स का लॉस होगा, जैसे कि क्रेडिट स्विस में हमें देखने को मिला, जो उनके बॉन्ड होल्डर्स थे 81 बॉन्ड के, उनको लॉस देखने को मिला, तो वो होना ही है। शायद जो इनके सेविंग्स बैंक में जिनके पैसे पड़े हुए हैं
उनके पैसे शायद ना डूबें, लेकिन जिन्होंने बॉन्ड्स में इनके पैसे लगाए हैं तो उनका भी राइट ऑफ होने के पूरे पूरे चांस है। और इसी वजह से बॉन्ड मार्केट में, इनके बॉन्ड्स में पैनिक मचा हुआ है। तो पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो है कि एक बहुत बड़ा बबल बना हुआ है और हर जगह बबल बना हुआ है, जिसे हम सुपर बबल कह रहे हैं। चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे बॉन्ड मार्केट हो, चाहे करेंसी हो। और हमने देखा कि क्रिप्टो में जब बबल बना था तो उसका क्या परिणाम हुआ था। जब हर कोई क्रिप्टो में पैसे लगाने लगा तो किस तरीके से वो बबल बस्ट हुआ। और लोगों को यही डर है कि अब जो वर्ल्ड वाइड जो बॉन्ड मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है और करेंसी मार्केट है, हर जगह उसी तरीके का बबल बना हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, जब जब बबल बना है, चाहे वो 2008 हो, चाहे 2000 हो, जब भी बबल बना है, रिसेशन आया है और मार्केट में अप टू 50% का फॉल हमें देखने को मिला है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो सेविंग्स को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें और जहाँ भी एक सेफ एवेन्यू में जाने का ऑप्शन हो वहाँ आपको ज़रूर कंसिडर करें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ मेजर बदलाव होता हुआ हमें नहीं दिखा है। कल के वीडियो में मैं दोबारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।